हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। जैसे हमने लास्ट टाइम पे पैरासीटामोल और सैलिसाइलेट पॉइजनिंग की बातें करी थी, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAIDs। तो ये ड्रग भी ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग है। बहुत सारी ड्रग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमको फार्मेसी में रेडिली अवेलेबल मिलती है। तो ये ड्रग भी जनरली लोग अपने घर के मेडिकेशन बॉक्स में रखते हैं ताकि रात को अचानक से कोई दर्द हो जाए, बुखार आ जाए या फिर कोई और बाकी समस्या हो जाए तो वहां पे हम इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये NSAID भी बहुत घरों में मिलती हैं, रैपिडली अवेलेबल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी फार्मेसी में मिल जाती है। तो हम कुछ कॉमनली क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जैसे प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आइबोब्रोफेन, जो नॉर्मल पेन किलर के तौर में बहुत ज्यादा यूज होती है, ब्रोफेन के नाम से भी मार्केट में आती है। नेप्रोक्सिन, जो कमर दर्द या हड्डी के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ऐसे ही फिनामिक एसिड डेरिवेटिव्स में मैफेनामिक एसिड एंड मैफेनामिक एसिड एंड मैफेनेमिक एसिड। तो ये जो ड्रग है ये जनरली फीमेल लोग अपने मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के टाइम पे या एब्डोमिनल पेन के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करती है। फिर आते हैं कुछ अराइल एसिड डेरिवेटिव्स, डाइक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स इन द इंडियन हाउस। फिर कुछ एग्जाम्पल्स और भी है अभी, जैसे पायरोक्सिमम हो गया, पायरोक्सिकैम हो गया, निमेसुलाइड हो गया। निमेसुलाइड को तो खैर अब इंडिया में भी बैन कर दिया गया है, हाउएवर यूएस में तो इसको 20-25 साल पहले ही बैन कर दिया गया था इसके लिवर रिलेटेड साइड इफेक्ट्स को देख के। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड NSAIDs है जो इंडियन घरों में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, व्हाट इज देयर मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी? ये जो मैकेनिज्म है ना, ये फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म का एक्सटेंशन ही है, जैसे हमने पैरासीटामोल और सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले तो ये कॉक्स को इनिबिट करते हैं। कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनिबिट करते हैं, जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे है उसको जैसे इनिबिट करेंगे तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को एकदम कम कर देते हैं। अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका म्यूकोजल प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है, तो वो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव इफेक्ट एकदम से कम हो जाता है। तो फिर इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है वो होता है कि रेनल ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर ये ब्रेन पे जाके डायरेक्ट CNS टॉक्सिसिटी कराता है हाई डोज में, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करा सकता है। तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं NSAID पॉइजनिंग्स के, जैसे GI रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, ब्लीडिंग। ऐसे CNS में डिजीनेस, ड्रोजिनेस, कंफ्यूजन, सीजर, कोमा। रीनल में ओलिग्यूरिया, एक्यूट रेनल फेलियर, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सारे सिम्टम्स में जाके NSAID जो है वो काम कर रहे हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, हाइपोटेंशन और शॉक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिलेटेड। तो ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर किसी को NSAID पॉइजनिंग हो जा रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ABC मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे। हमने जनरल प्रिंसिपल में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, 3B और 4A आप एक बार जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो, स्टेबिलाईजेशन और इवेल्यूएशन वाले सेक्शन में। फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट में भी इवेल्यूएशन वाले सेक्शन में आप सारा कुछ देख सकते हो, वो चीजें भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप प्लीज जाके उसको एक बार वो वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। और NSAID के हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट्स नहीं है, तो हम कोई भी एंटीडोट्स नहीं देंगे इसको काउंटर करने के लिए, राइट। गट डिकंटामिनेशन हाईली रिकमेंडेड, अगर वो टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है, तो गट डिकंटामिनेशन करने के भी इतने कोई फायदे नहीं है। However, activated charcoal is useful if person is coming within 1 to 2 hours. लवाज बहुत जल्दी आ रहा है तो यूज करेंगे, नहीं आ रहा है तो हम नहीं यूज करेंगे। क्योंकि ये GI ब्लीडिंग करा दे रहा है तो हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या प्रोटोन पंप इनहिबिटर या एंटासिड्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ताकि जो अपना गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है वो कम हो जाए, परफोरेशन होने के चांसेस है वो ना हो। IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जिक्र किया था। तो यूरिन आउटपुट कितना निकल रहा है, यूरिन आउटपुट भी हम चेक करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आदमी को वोमिटिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट और वॉल्यूम तो वैसे रिडक्शन रहता है, आदमी हाइपोटेंशन में जा सकता है, तो यूरिन आउटपुट भी मेजर करने की जरूरी है, क्योंकि ओलिग्यूरिया भी हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है। अगर हम सही अमाउंट में फ्लूइड को आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं तो किडनी फेलियर होने से प्रिवेंट हो सकता है। एसिडोसिस हो रहा है तो उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट देके मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक जनरली यूज नहीं होती, क्योंकि जो भी ये NSAID है ये लार्जली प्लाज्मा प्रोटीन्स को बाइंड होते हैं,
और टिश्यू में जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्री होते हैं, ये ब्लड में कम ही घूमते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स को इतना यूजफुल नहीं मिलता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डोज में है तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, मगर एक्सेसिव लार्ज डोज में है तो सपोर्टिव मैनेजमेंट और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही इसमें एक मेन स्टे है, जिसको यूज करके हम आदमी की जान को बचा सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट नोट है NSAID का, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा। जो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, फेनोमिक एसिड, मैक्लोफेनोमिक एसिड एंड मेफेनामिक एसिड, एराइल एसिड डेरिवेटिव, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ऐसे ही पायरोक्सिकेम, निमोसलाइड, ये सारे ड्रग्स फार्मेसी में बिना ओटीसी के भी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाते हैं एज ओटीसी ड्रग। मैकेनिज्म कॉक्स पाथवे को रिड्यूस करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देता है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजल जो प्रोटेक्शन है वो भी कम हो जाता है। रेनल ब्लड फ्लो घटाता है, तो रेनल इंजरी भी होने के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट CNS टॉक्सिसिटी करता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देता है। तो सिम्टम्स भी इन्हीं रिलेटेड आते हैं, GI सिम्टम्स, CNS सिम्टम्स, रीनल सिंड्रोम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड CVS। तो मैनेज कैसे करना है, हमारे पास कोई डेफिनेट इसका एंटीडोट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ABC क्लियर रखेंगे, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे। कोई एंटीडोट हमारे पास है नहीं, जल्दी आया है तो डिकॉन्टामिनेशन करेंगे, नहीं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग या परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे सिमेटिडीन, रेंटिडीन ऐसे दे सकते हैं, या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर जितने भी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, या फिर एंटासिड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे ड्रग दे सकते हैं। IV फ्लूइड हम मेंटेन करेंगे, रैपिड IV फ्लूइड, क्योंकि हमको यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है ताकि रेनल फेलियर ना हो। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते रहेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, जिसकी वजह से जो भी सिस्टमिक एसिडोसिस हुआ है वो नॉर्मलाइज हो जाए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स इसमें इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ये था एक छोटा सा केस NSAID का। हम इसको लेके एक दो केस स्टडी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एक केस डिस्कस करते हैं, ये बहुत छोटा है। Okay, so this is our case in the NSAID. A teenager of 16-year-old came to the casualty department with ingestion of 15 tablets of ibuprofen of 200 mg with complaints of vomiting and mild drowsiness. तो उसने मिस्टेकनली क्या कर दिया है, 15 टैबलेट आइबुप्रोफेन के ले लिए और उसको वोमिटिंग की कंप्लेन आ रही है और वो ड्राउजी फील कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसका मैनेज कैसे करेंगे। अगर आदमी जल्दी से आया है तो हम उसको इमेसिस कराएंगे, गैस्ट्रिक लवाज कराएंगे। एंटीडोट हमारे पास कुछ है नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल भी इतना यूजफुल नहीं है, हम दे सकते हैं मगर इतना कुछ उसको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो फिर वहां पे तो हम एंटीडोट जनरली देंगे ही नहीं। तो एंटीडोट हमारे पास कुछ है नहीं NSAID का। तो एक्टिवेटेड चारकोल, हाँ, फिर मैंने जैसे बोला कि टाइम अगर जल्दी आया है तो दे सकते हैं, जल्दी नहीं आया है तो नहीं देंगे। फिर आता है व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड। ऐसे केसेस में हमको क्या मॉनिटर करना चाहिए, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो एनायनिक गैप कितना है, बॉडी का pH कैसा चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना चाहिए, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना चाहिए, और लिवर फंक्शन टेस्ट क्या हो रहे हैं, वो सब चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिजर्व किडनी, किडनी को कैसे प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि आदमी को ओलिग्यूरिया हो रहा है, जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जा रहा है, तो यूरिन आउटपुट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यूरिन आउटपुट को मेंटेन करके रखेंगे तो किडनी जो है वो खुद ब खुद प्रिजर्व हो जाएंगी। और इसमें हिमोडायलिसिस जनरली यूजफुल नहीं होता, क्योंकि जो NSAID है 90% NSAID जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन या फिर टिश्यू के साथ बाइंड हो जाती है, तो फ्री ड्रग इतना रहता ही नहीं है कि वो डायलिसिस टेक्निक में प्यूरिफाई होके आ जाए। तो ऐसे केसेस में जनरली हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल टेक्निक्स इतना ज्यादा यूज करते नहीं, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही हमारा मेन स्टे है अलोंग विद द एक्टिवेटेड चारकोल। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द NSAID केस। होप you liked today's this small class on the NSAID poisoning and its case study. So with this we are going to complete our today's class and case on non-steroidal anti-inflammatory drugs. So tomorrow we will be coming with the another important chapter in the toxicology. Stay tuned to us till then. Thank you.